वेलकम मैडम। नमस्ते। आपने देखा दीदी, पॉलिटिक्स में बेरहमी से हारने वाले किसी नेता की तरह हो गई है हमारी हालत। उस नैनी के उतरने से पहले सिक्योरिटी ने आकर डोर ओपन किया और हम जैसे यहाँ स्नैक्स खाने के लिए आए हुए हैं। किसी ने भाव तक नहीं दिया। आंटी अब अंदर चले मैडम। हाँ चलिए। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम ऊपर क्यों देख रही हो दीदी? तुम लोग भी देखो, तुम्हें भी समझ आ जाएगा। अरे रे रे रे। नमस्ते। नमस्ते मैडम। हरि ओम ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। वो कौन है दीदी? इतने ऊपर से इशारा करके गया है कि उसे पानी चाहिए। वो पानी नहीं मांग रहा था, नैनी की मौत का इंतजाम कर दिया है उसने, ये इशारा कर रहा था। बाप रे, ऐसी बात है क्या दीदी? और थोड़ी देर में ऊपर से जो चीज नीचे गिरेगी उसके कारण नैनी अपनी जान खो बैठेगी, है ना आंटी? करेक्ट। दीदी, उसे ठीक से निशाना देखकर छोड़ने के लिए कहना दीदी, नहीं तो हम भी उसके साथ। मैंने उसे टाइम बता दिया है परशु, ठीक 10:10 पर ओपनिंग है, वही होगा उस नैनी की मौत का मुहूर्त। दीप जला दीजिए। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। रिबन काटने के लिए कैंची लेते वक्त हम सब तालियां बजा के खिलखिलाते हुए हंसेंगे और धीरे से पीछे जाएंगे। रिबन के कटते ही नैनी के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खल्लास। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानस्य चन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। वहाँ रख दीजिए। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यन्ताय सार्वभौमः सर्वायुषान्ताधा परार्धात्।
मेरे नाम पर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, लेकिन आपके नाम पर ऐसे भरोसे वाली कोई पॉलिसी नहीं है। इस बात का ख्याल रखना दीदी। ए, वो प्रोफेशनल किलर है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हाथ ही काटने हैं तो वो वैसा करेगा। इतना परफेक्शनिस्ट है वो। आंटी, नैनी के अगर हाथ पैर भी ना रहे ना, फिर भी विशाल उसका अच्छे से ख्याल रख सकता है। इसीलिए उसका नामो निशान मिटाना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैडम, आपको नयनी जी बुला रही हैं। आ रहे हैं, कह दो अपनी मैडम को। ठीक है मैडम। दीदी, जिस जगह पर ओपनिंग हो रही है वहीं पर उस नैनी की लाश को उठाएंगे शायद। अब बकवास बंद करो और चुपचाप चलो। आप पीछे क्यों रुक गई थी मेम साहब जी? ये वातावरण, ये हलचल सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार है। इसलिए पीछे खड़े होकर आनंद उठा रही थी मैं। मैडम, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, रिबन काटना है ना? मेम साहब जी, आप रिबन काटिए। हे भगवान! क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। काटने को कहा, वो शायद कुछ और समझ बैठे थे। नहीं, तुम कार्तिक ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन हो, विशाल की बीवी हो। अगर तुम ही शुरू करोगी तो अच्छा रहे। अगर आप ऐसा सोचेंगी तो कैसे चलेगा? आप बड़ी हैं, साहब जी का भला चाहकर आप प्रारंभ उत्सव करेंगी तो और भी अच्छा होगा। नहीं, कुछ कारणों की वजह से ये मुझे नहीं करना चाहिए, समझो ना? नहीं। साहब जी, आप मैं आदमी हूँ, ऊपर से ब्रह्मचारी हूँ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। मुझ जैसे इंसान से ओपनिंग करवाना, अरे नहीं, रहने दो, रहने दो। ऐसे क्यों देख रही हूँ? मेरा इस कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं कैसे? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और कहूंगी भी नहीं। मैं जानती हूँ ना, आपका इस कंपनी से ही नहीं बल्कि हमारे घर से भी कोई संबंध नहीं है और ना कभी होगा। जितना बेइज्जत करना है करो नैनी, बस 5 मिनट में मरने वाली हो। तुमसे क्या बहस करूं मैं? मैडम, बस 10 सेकंड बचे हैं। ठीक है।
राधे, अब गिरा दे। बता, किसने भेजा तुझे? बता, किसने भेजा? बता, किसने भेजा? Hey! 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 कौन है तू? Hey! नैनी को क्यों मारना चाह रहा था? तुझे ये सब करने के लिए किसने कहा? किसने भेजा तुझे? बता! Hey! Hey!
9849141214। आखिर किसका नंबर है? इतनी बार बात किया है, मतलब इस खेल का मास्टरमाइंड यही है। वो इंसान तो हाथ नहीं लगा, पर इन्हें तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। हमें तो आपको बधाई देना चाहिए मैडम। नहीं, व्यापार में जब भी विकास होगा तो उसका कारण होगा मेहनत करने वाले कर्मचारी और मजदूर। ये 25 लाख रुपए आप सब में बांटने हैं, विशाल बाबू ने ऐसा कहा है। भैया, लीजिए। नहीं मैडम जिंदाबाद, 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 नहीं मैडम जिंदाबाद। जय जय की आवाज और जय जयकार आपके कानों को सुनाई दे रहा है ना? जय जयकार करने वाले तो हर जगह मिलते हैं आंटी, पर बात वो नहीं है। हमने मर्डर का प्लान किया था, वो ऊपर लटक रहा है। नैनी ने रिबन काट दिया, पैसे बांट दिए, सब हो गया है, पर जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ। वो आखिर चला कहाँ गया? मैं जाकर देख कर आऊं क्या दीदी? जब काम ही नहीं हुआ तो उसे देख कर आने का क्या फायदा है? वो ऊपर लटक रहा है आंटी, अब तक उसने छोड़ा क्यों नहीं? उसने मन तो नहीं बदल लिया? ऐसी बात है तो वो रावड़ी भी जीरो हो गया। नहीं मैडम जिंदाबाद, नहीं मैडम जिंदाबाद, नहीं मैडम। तुम खुश तो बहुत होगी नैनी। साहब जी, ये क्या दीदी, भांजा तो बिना बताए ही आ गया। पैर में चोट लगी है फिर भी आया और उसने कदम रखा, इसलिए नैनी की किस्मत चमक गई। शायद इसलिए वो गिरा नहीं। वो रावड़ी रास्कल, उसने हमें धोखा तो नहीं दिया आंटी? आप कब आए साहब जी? बस अभी आया। पर आपने कहा आप नहीं आएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि आऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी जब फूड सेक्शन से संबंधित बिजनेस की शुरुआत कर रही है तो वो खुश है कि नहीं, बस यही देखने आया हूँ। सर, आपने मैडम को रिबन काटते हुए देख लिया था? हाँ, मैं तभी आया था, डिस्टर्ब ना करूं इसलिए मैं दूर ही खड़ा था। माँ, मामा, आप वहां पर क्यों खड़े हो? यहाँ आइए ना। अरे पति पत्नी के बीच मैनेजर घुस सकता है, क्योंकि वो चेयरमैन है और तुम सीईओ। बीच में हम कौन है अपनी टांग अड़ाने के लिए? मामा, आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। माँ, आप भी ऐसा सोचती हैं क्या? नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं यही सोचती हूँ।
पर नैनी तुम्हारे बहुत करीब थी तो सोच समझ कर पूछ रही हूँ। नैनी को हमेशा मेरे पास और मेरी आंखों के सामने ही रहना चाहिए। ये कभी दूर नहीं होनी चाहिए और न कभी होने दूंगा। बेटा विशाल, क्या हुआ? विशाल, तुमने फोन करके कहा कि अर्जेंटली बात करनी है। हाँ डैड, सबके सामने कहूंगा तो ही अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं अब तक रुका हुआ था। क्या बात है बेटा? फिश इतना सीरियस क्यों लग रहा है? बहुत सीरियसली लेने वाली बात है ये, इसीलिए यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ हूँ। क्या हुआ विशाल? दादी, दुश्मन सिर्फ मेरे अकेले के ही नहीं है, नैनी के भी दुश्मन है। बहन इतनी मिलनसार है, इसके दुश्मन कौन हो सकते हैं विशाल? हाँ है भाभी, शंख स्थापना के लिए जब नैनी वहां पर गई थी तभी उसका कोई मर्डर करना चाह रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो नैनी को कोई मारना चाहता है? कौन है वो दुष्ट इंसान? पकड़ा गया। ये कहीं हमारा नाम तो लेने वाला नहीं है? विशाल, नैनी को किस लिए, कौन, कहाँ अब मारना चाह रहा था? वैसे भी तुम्हें ये डाउट क्यों हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैनी जब ओपनिंग के लिए गई थी अब उत्सव कैसा होने वाला है ये कम से कम मैं दूर से ही देख लूं, इसलिए वहां आया था। वहां इतने लोगों के होते हुए मर्डर करने का पक्का प्लान बनाया, मतलब वो कोई ऐसा इंसान है जो अजनबी नहीं है। करेक्ट। बिना गेट पास के व्हीकल भी अंदर नहीं जा सकता। ऐसे में
हत्या करने की कोशिश के लिए सारे इंतजाम उन्होंने कर दिया। मतलब हमारे किसी करीबी का इसमें जरूर हाथ है। इसमें किसी एक का दिमाग नहीं लगा है मौसी। जरूर इसमें 2-3 लोगों का दिमाग तो लगा ही होगा। कहीं ये जेसी का तो काम नहीं? विशाल ने अगर उसे पकड़ लिया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। उस हत्यारे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था विशाल। वो कहाँ जाएगा डैड? मास्टरमाइंड अगर पकड़ा गया तो मेरे पैरों के नीचे ही आएगा। वो बुरा आदमी कौन हो सकता है विशाल? उस गुंडे का फोन मुझे मिल गया है दादी। उसने किससे फोन पे बात किया था, सारी डिटेल्स मैं बाहर निकालूंगा। आप फिक्र मत करिए, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। किस उम्मीद में ये सब उन्होंने किया, ये सब पता लगाना होगा बहन। थैंक गॉड, हम सब लोग वहाँ से सेफली घर आ गए। इतना सब कुछ हो गया क्या? अनबिलीवेबल। भांजे, पोजीशन और ओहदा बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली दुश्मन भी बढ़ जाते हैं ना। सही बात है बेटा, बिजनेस में मुकाबला नहीं कर पाते तो ऐसे बेकार के काम करते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर अब से हम संभल कर रहेंगे तो ठीक है। नहीं माँ, नहीं। नैनी से जो भी पंगा लेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। उनको छोड़ना मत। शरीफ लोगों को जो परेशान करता हो, भले ही कोई भी हो, उसे फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा हुआ सही समय पे तुम पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मुझे कुछ हो जाएगा सोचकर जो लोग इतने दिनों से डर रहे थे, उन्हें बस एक ही बात बोलूंगा, मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी की सलामती मायने रखती है। उस गुंडे के फोन पर इतनी बार फोन करने वाला वो पर्सन कौन है, ये पता लगाने के बाद ही मैं उसे संभाल लूंगा। ये अनन्या का नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? दूसरे नंबर पर करती हूँ। हेलो जस्सी। कहाँ हो अनन्या? श्रीनगर कॉलोनी में। ये बात किसी को मत बताना। क्या हुआ? प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। तिलोत्तमा आंटी ने मुझे बताया तो वो काम मैंने तुम्हें सौंप दिया, तुमने किसी और को सौंप दिया। कुछ काम का नहीं था वो आदमी, विशाल के हाथ लग गया। ओह माय गॉड, प्रॉब्लम हो गई है क्या? हम लोग बाल बाल बच गए हैं, पर उस रास्कल का मोबाइल विशाल के हाथ लग गया। मैंने उसे बहुत बार कॉल किया था जस्सी, उसने उठाया ही नहीं। मुझे शक हुआ तो मैंने उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया। वेरी गुड, ये काम बहुत अच्छा किया तुमने। किसी भी हाल में वो नंबर ऑन मत करना। ठीक है। और एक बात, इन केस अगर तुम पर शक हुआ और तुम्हें अरेस्ट किया तो हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए।
मर्डर नहीं हुआ, जस्ट अटेम्प्ट ही हुआ था। फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कोर्ट के चक्कर में मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होगी ना। तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हारा हैंडबैग भरकर पैसे मैं दे दूंगी। गॉट इट, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। बड़ी साहब जी, ये लीजिए। अब ये क्या बेटी, एक हफ्ते से दवाइयाँ बदल गई हैं। इससे पहले मेरी दूसरी दवाई थी ना बेटी। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं साहब जी, इंसानों को भी बदलना चाहिए, इसलिए ये बदलाव किया है। तुम जो करती हो अच्छा ही करती हो, इसीलिए मुझे खुशी होती है बेटी। पर कुछ लोगों को उससे जलन होती है, वही लोग दुश्मन बन जाते हैं हमारे। वैसे भी मैं उन लोगों से नहीं लड़ती हूँ साहब जी, झगड़े के मैदान में नहीं आती, और तब वो सब लोग शांत हो जाते हैं ना साहब जी। अगर हम अपने रास्ते से जा रहे हैं तो वो ये नहीं सोचते कि जाने दो, बल्कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर नजर रखते हैं वो लोग। और यही प्रॉब्लम है उनकी। हम तो दूसरों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जलन होती है इससे। इसीलिए ऐसे लोग तुम्हारे जैसे इंसान की भी जान लेना चाहते हैं। बड़ी साहब जी, जलन की भी कोई दवाई होती तो कितना अच्छा होता ना। किसी महान व्यक्ति ने इजाद जरूर किया होगा बेटी, लेकिन कहीं सब के सब अच्छे इंसान ना बन जाए इस जलन की वजह से उसने अपने दिमाग से निकाल दिया। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी होती है दूसरों से नफरत। इतनी अच्छी बातें करते हैं आप, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्यों कहते हैं, जैसे परशुराम साहब जी। वैसे तिलोत्तमा भी कम नहीं है बेटी, तुम उससे संभल कर रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नैनी, मुझे पता है बेटी कि विशाल के बहुत सारे दुश्मन हैं, और इस वजह से मुझे तुम्हारी भी चिंता होती है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए साहब जी, हमारे परिवार की रक्षा हमेशा विशालाक्षी माँ ऐसे ही करती रहेंगी। साहब जी की तबीयत ठीक नहीं होनी चाहिए, इस इरादे से वो दवाइयाँ दी जा रही थी, पर अब मैंने दवाइयाँ बदल दी हैं। दुश्मन सिर्फ मेरे ही नहीं, अच्छाई करने वालों के भी होते हैं। संभल कर रहना होगा, उन्हें चकमा देना होगा। दीदी, तुम क्या सोच रही हो मैं नहीं जानता, पर टाइम आ गया है कि अमेरिका वाला भांजा हमें कटघरे में खड़ा करेगा। इसीलिए मेरी बाईं आंख फड़क रही है दीदी। परेशान मत करो परशु। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, और आप इतनी कूल कैसे रह सकती हो दीदी? देखो कितना पसीना आ रहा है। घर में भले ही सेंट्रलाइज्ड एसी हो, लेकिन मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है, मतलब मुझे कितना डर लग रहा होगा। डरेंगे तो पकड़े जाएंगे परशु, हिम्मत से काम लो। लेकिन वो कैसे रहूं दीदी? उसने उस राउडी को मारा, वो तो भाग गया, पर उसका मोबाइल विशाल के हाथों लग गया है। बचा क्या है? हमें इस घर को टाटा टाटा कहना होगा। कुछ मत सोचो परशु, भले ही ये मर्डर करने का प्लान हमारा था, पर इसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन राउडी को हायर करने वाले हम ही तो थे ना। हायर करने वाले हम नहीं थे, प्लान ये है, ऐसा हमने जैस्मिन को कहा। वो एक्साइटेड हो गई और उसने इसे सीरियसली ले लिया। उसने अपने फ्रेंड को कहा तो उसने उस शूटर को अरेंज कर दिया। ये सब एक चेन सिस्टम की तरह है। अगर जैस्मिन की फ्रेंड पकड़ी जाती है तो वो जैस्मिन का नाम लेगी, ना कि हमारा नाम। क्यों नहीं लेगी? मुंह नहीं खोलेगी क्या? वो हमसे कभी मिली नहीं है, और ना ही उसने हमें कभी देखा है।
विशाल के हाथ लग गई तो वो जैस्मिन का ही नाम लेगी, हमारा नाम बीच में नहीं आएगा। दीदी, आर यू श्योर दीदी? 100% श्योर परशु। अब जाकर मेरे दिल की धड़कन धीमी हो रही है दीदी। वैसे मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? जो भी डाउट है पूछ सकते हो, पूछो। तो फिर जहाँ शंख की स्थापना हुई थी वहाँ राउडी ने हमें देखा था ना, एकलव्य की तरह उसने हमें ऊपर से अंगूठा भी दिखाया था। वो तुम्हारे बारे में कुछ बोलेगा तो नहीं? जैस्मिन का नाम सुनने के बाद विशाल किसी और का नाम सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा। अगर हमारा नाम गलती से भी आ गया तो जैस्मिन ने जानबूझकर ऐसा कहा है, ये बोलकर हम उसे फंसा देंगे। बस समय की बात है, तुम किसी को नहीं छोड़ती ना दीदी। इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहिए परशु। अगर ये टेक्निक फॉलो करेंगे तभी इस दुनिया में अपने हिसाब से जी पाएंगे। और नहीं तो क्या। अरे साहब जी, ये क्या? आप इस तरह से घूम क्यों रहे हैं? आपके पैरों में दर्द होगा। नैनी, ऐसा घाव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता नैनी। साहब जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखिए ना, मैं सही सलामत घर वापस आ गई हूँ। कोई अनहोनी नहीं हुई इसलिए तुम बहुत ही आसानी से कह रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये कहने के लिए तुम जिंदा रहती क्या? आपको कोई हानि ना पहुँचे और मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ये सह लूंगी साहब जी। But I can't, just can't. तुम पर अगर छोटा सा भी खरोच आ जाए तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाएंगे नैनी। मैं क्या बन जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता नैनी। मैं खुद नहीं जानता। नैनी, तुमने मेरी आंखें क्यों बंद की? आपकी आंखों में माँ जी की फोटो दिखनी चाहिए, या फिर आपकी आंखों में मेरा प्रतिबिंब दिखना चाहिए साहब जी। मुझे कुछ हो जाएगा इस बात का डर आपकी आंखों में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर दी। अंधेरा हो जाए तो अच्छा है, पर डर नहीं अच्छा लगता। अगर ऐसे डरते रहेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बात ये नहीं है नैनी, वो रिलैक्स। मैं जब भी परेशान होती हूँ तब आप ऐसा ही कहते हैं ना साहब जी? इसका सही मतलब तो नहीं पता मुझे, पर सुन सुन के आदत हो गई है। मेरे हिसाब से इस शब्द का मतलब ये है कि चिंता मत करो। देखिए साहब जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपकी रक्षा कवच बनने के लिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी सलामती। आपके मरने से पहले मैं सुहागन बनकर ही इस दुनिया से चली जाऊंगी।
आपकी आंखों को कुछ पल के लिए मैंने बंद किया था, उसका कारण यही है, ताकि मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकूं। तूफान के हलचल की तरह जो आवाज है वो स्थिर नदी की तरह होनी चाहिए। इसलिए कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, ताकि आपको कुछ ना हो। आप सोचेंगे तो खुद समझ जाएंगे साहब जी। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, कल त्योहार है ना? नैनी के हाथों मटका उठवाएंगे तो शुभ होगा। इसमें क्या है, जरूर करवाएंगे। हमारे अकेले सोचने से नहीं होगा, सारे घर वालों को बुलाकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने सुन लिया, मैं सबको बता दूंगी अब। बहन। हाँ सिनी, तुम जोर से मत चिल्लाया करो, सब टेंशन में आ जाते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है हास, सब लोग यहीं आ गए हैं। क्यों दुरंद्रा बुआ जी, नाश्ता के लिए क्या? सुबह सुबह जोक मारने के लिए तुम्हें मेरे सिवाय कोई नहीं मिला क्या? या भाभी बस कीजिए। और असल में बात क्या है? माँ विशालक्षी की पूजा करवानी है। घर में दिया जलाकर कलश को माता के मंदिर तक ले जाना होगा। दादी, मटका कौन लेकर जाएगा ये एक बार में तय कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो हमारे घर की औरतें परेशान हो जाएंगी। तिलोत्तमा जानती है अब नैनी इस घर की नई बहू है, ये सब कुछ उसे ही करना होगा। दादी, आपका ना नैनी को अभी भी नई बहू बुलाना अजीब बात है। पुरानी हो गई है, 1.5 साल हो गया उसे इस घर में आए। घर के कचरे को धीरे धीरे जो हर रोज साफ करती जा रही हो, वो बहू हमेशा नई ही होती है। ये बात तुम भी जान लो जैस्मिन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है लगा था, पर जीजा जी ने तो अच्छा काउंटर दे दिया। मामा हाँ जैस्मिन बेटी, कल से कचरा उठाकर फेंकना है तुम्हें, तो जल्दी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। हाँ जैस्मिन, तुम नई बन के मत रहना, पुरानी बनकर रहना, हम में से एक बनकर रहना। हाँ हाँ लोमड़ी, जैसा दुरंद्रा बुआ जी ने कहा, तुम पुरानी चीज बनकर पड़ी रहना, कहीं कोने में पड़ी रहना। सिर्फ एक से ही मटका क्यों उठवाना? कम से कम 3 या 4 लोग उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। करेक्ट है, जस्सी की इच्छा पूरा करने के लिए कम से कम 3 लोगों को उठाना होगा। जस्सी, तुम मटका ले जाकर माताजी को समर्पण करोगी तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं हुई, जल्दी तुम्हारी शादी होने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। बुआ जी, मेरी भी शादी नहीं हुई है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, उठाने वालों को ही पता चलता है कितना भारी है। मेरा क्या जाता है, सिर्फ मटके का खर्चा होगा ना। पैसों के लिए पीछे नहीं हटेंगे, पर जो भी करेंगे धूमधाम से करेंगे। दादी, मटके 3 उठाएंगे या 5 उठाएंगे ये आपकी मर्जी, लेकिन त्योहार खुशी से मनाना है, ये ज्यादा जरूरी है।
थैंक यू जीजा जी, कम से कम मैं आपको याद रही। ये नैनी मटका कैसे उठाएगी मैं भी देखती हूँ। उसका सिर फटना मिस हो गया। अब उसके सिर पर जो मटका है उसे जरूर मैं तोड़ कर रहूंगी। नहीं, कितने लोग माताजी को मटका समर्पण करेंगे पता नहीं, पर खास तौर पर तुम, हमारे परिवार की भलाई के लिए, तुम्हें वारिस मिले इसलिए अपने दिल से प्रार्थना करना। जरूर मेम साहब जी। पिछले दशहरे के समय घर में आए बड़े बुजुर्गों ने दिव्य भेंट लेकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। ये बात सच हो जाए इसलिए माता जी से मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की है। तुम इतनी जल्दी कुछ मत सोचो नैनी। अच्छा श्रृंगार करके आई, चोटी को यहाँ वहाँ घुमाकर तुमने कहा मेरी पहली रात करवाओ। उसके बाद क्या हुआ? मेरे विष के पैर को चोट लग गई। अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है वो। कोई भी इच्छा हो जब हम सोचते हैं तो पूरी होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। अभी उसकी बहन सुमन की और जैस्मिन की शादी हो जाए, इसकी प्रार्थना जैसे करोगे उसी तरह विशाल और नैनी की फर्स्ट नाइट हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो। इसमें गलत क्या है? तो फिर इस पूजा से इन तीनों का ही भला होगा मतलब? विधि का विधान जैसा होगा वैसा ही होगा। नैनी के सिर पर मटके के वजन से ज्यादा सब शुभ होने के बाद इसके पेट में जो बच्चा होगा वो सुरक्षित होना चाहिए। मेरी तो यही इच्छा है। बहुत खुशी हुई मेम साहब जी। मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले अगर आप जैसे मेरे साथ रहेंगे तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कब खत्म करूं इस बारे में सोच रही हूँ। बस एक मौका मिल जाए, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कल की पूजा तुम करो, पूजा में बलि तुम्हारी चढ़ाऊंगी मैं। त्योहार के सारे इंतजाम सब लोग पहले ही बता दीजिए, मैं रेडी करवा दूंगा। जीजा जी, मुझे ना नए कपड़े चाहिए। सुमन, ऐसे नहीं मांगते। नैनी, नो प्रॉब्लम। साली ने दिल खोलकर मांगा है। माता जी के पास पूजा करने वाले सभी लोग बहुत ही प्यारे लगने चाहिए। कौन कौन सा मटका उठाने वाला है उसकी लिस्ट मुझे दे दो। जो कॉस्ट्यूम चाहिए वो मैं मंगवा दूंगा। तो फिर कल की सारी साड़ियाँ जो हम पहनेंगे विशाल हमें स्पॉन्सर करके दे रहा है। देखते हैं तुम्हारा टेस्ट कैसा है। द बेस्ट होगा भाभी, पूजा धूमधाम से करेंगे। जीजा जी के भाई, क्या हुआ? मुझे क्या होगा? कहीं तुम नीचे गिर गई और तुम्हारी पीठ तो नहीं टूट गई इसलिए पूछा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा? स्टेडी रहने के बजाय बहुत हिलडुल रही हो ना, इसलिए। ओह, ये बात है। मैं ना आपसे कुछ पूछने आई थी। पूछूंगी तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, इसीलिए शर्मा रही थी। डरो की तो प्रॉब्लम है, शर्माने से क्या प्रॉब्लम है? ऐसी बात है तो पूछती हूँ। ठीक है, पूछो। आप जाकर मेरे लिए साड़ी लाएंगे क्या? कहाँ है? अलमारी में? किसकी? मेरी माँ की? ओहो, आप अपनी माँ की साड़ी लेकर क्यों आएंगे? उत्सव के लिए आपकी भाभी की बहन हूँ, एक साड़ी खरीद के ला देंगे तोहफे के रूप में, इसलिए कह रही थी। ओह, ऐसी बात है। ठीक है, मैं बताता हूँ। किसे? ड्राइवर को, नहीं तो फिर ऑफिस के अटेंडर को।
साड़ी लेकर आओ कहूँगा तो वो लेकर आ जाएंगे। धोबी की दुकान से या कबाड़ी की दुकान से? क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या कहूँ, आप इतने पैसे वाले हैं, खुद जाकर मेरे लिए एक साड़ी खरीद के नहीं ला सकते? आपके पास जो लोग काम करते हैं उनसे साड़ी मंगवा के देंगे मुझे। लेकर आएंगे। दांत तोड़ दूंगी मैं। किसके? मेरे? मैं आपके दांत क्यों तोड़ूंगी? हंसते हुए आपके दांत कितने सुंदर लगते हैं, मोतियों की तरह दिखते हैं। तुम किसे डांट रही हो, किसकी तारीफ कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखिए जीजाजी के भाई, मेरे जीजाजी ने कहा वो सबके लिए साड़ी खरीद कर लाएंगे। ओह, तो फिर और क्या, अच्छी बात है ना। पर मुझे आपकी खरीदी हुई साड़ी पहननी है। औरतों की साड़ियों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं आपको? जब मैं आपकी लाई साड़ी पहन के पूजा में आऊंगी तो आप मुझे नहीं देखेंगे? सबकी तरह तुम भी वहाँ रहोगी सुमन। पर वहाँ मैं सबसे सुंदर दिखने वाली अकेली लड़की रहूंगी ना। आप देख लीजिएगा, त्योहार में साड़ी पहन के मैं सबसे सुंदर लगूंगी। मुझे देख के आप गिर जाएंगे। कह रही है मैं गिर जाऊंगा। शायद मिर्गी के दौरे से। क्यों जस्सी, क्या कर रही हो? स्केच बना रही हूँ आंटी। क्या कहा? स्केच? किसका स्केच बना रही हो, बंदर या डॉगी? मैं किसी की तस्वीर नहीं बना रही हूँ आंटी, उस नैनी को तारे दिखाना चाहती हूँ मैं। कहाँ? आकाश, चंद्र, तारे कुछ भी तो नहीं है इसमें। कोई लकीर बना रही हो क्या? आंटी, थोड़ा विस्तार में समझाती हूँ। कल माताजी के लिए मटका समर्पित करने वाले हैं ना। नैनी महाविजया लक्ष्मी की भक्त है। वो बहुत उत्साह से मटका उठाएगी, पर पैर के नीचे कांच के टुकड़े चुभेंगे। कांच के टुकड़े? यस, कांच का टुकड़ा बिना चप्पल के दाएं पैर में घुसकर चोट पहुंचाकर पैरों से खून बहाएगा। कदम आगे रख नहीं पाएगी और फिर मटका कोई और उठा ले ऐसा वो कह नहीं पाएगी। फिर नैनी के इस कष्ट को देखकर लिपस्टिक लगाई हुई होठों से मैं आराम से मुस्कुराऊंगी। मतलब तुमने फिर से प्लान बनाया है। तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा जस्सी। बेवजह तुम अपने आप को ही घायल करोगी। What do you mean, आंटी? नैनी के पैरों के बजाय मेरे पैरों में कांच घुस जाए, ऐसा कहना चाहती हो आप? यही तो होने वाला है ना। आंटी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो पेपर लेकर इस पर लकीर बनाकर नैनी को कैसे कहाँ चलाऊंगी इसका स्केच बना रही हूँ। हाँ, तुम्हें और तुम्हारे प्लान के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इन्वॉल्व मत करो। पिछली बार मेरा सिर फट गया था, अब अगर पैर कट गया तो अपनी हालत किसी को बता नहीं पाऊंगी मैं। मुझ पर यकीन कीजिए आंटी। मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। तुम्हें कैसे सक्सेस मिलता है ये मैं देखूंगी। ठीक है, देखिएगा बस। नैनी का दायां पैर खून से लाल हो जाएगा। क्या कर रही हो मैडम? ओए मेंटल मैडम। बोलिए साहब जी। मैडम कह के मैंने इज्जत से बुलाया,
तो तुम ध्यान दिए बिना जैसे दीवार पर चूना लगा रही हो वैसे लिखती जा रही हो। जैसे मैंने मेंटल कहा उसके बाद तुमने जवाब दिया। हाँ, वैसे भी तुम औरतों को मास कम्युनिकेशन बहुत पसंद आता है। हाँ, सही कहा ना? मतलब क्या होता है साहब जी? इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल न लगाया हमने किसी से, किस्से सुने। कैसा लग रहा है? यूं तो कहीं शर्म आ रही है साहब जी। ओके। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना अब कैसा लग रहा है? सा है इश्क है या क्या है। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो नैनी? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा है साहब जी। जो कह ना पाओ इतना पसंद और संतुष्टि जब होती है उसे ही कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। फ्लावर लेकर ऐसे तुम्हारे मुलायम से गालों पर लगाऊं तो क्लास, फिर उसके बाद ऐसे मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं तो मास। यस।